प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसे हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विक्षेपण भी कह देते हैं। वर्ण विक्षेपण और विक्षेपण एक ही बात है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है बेटा, दो अपवर्तक पृष्ठों पर झुका हुआ समांगी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, इसके द्वारा बना हुआ होता है। मैंने आपको बताया इसके दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, एक अपवर्तक पृष्ठ ये हो गया, एक अपवर्तक पृष्ठ ये हो गया। जब किसी प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है तो श्वेत प्रकाश की किरण जब अपवर्तित होने के बाद निर्गत होती है तो निर्गत होने पर यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। श्वेत प्रकाश की किरण का किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब वर्ण विक्षेपण का जो कारण है, विभिन्न रंगों के प्रकाश की किरणें जब प्रिज्म से निर्गत होकर निकलती हैं तो यह अलग अलग कोणों पर झुक जाती हैं और इनके लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं, इनके लिए जो विचलन कोण हैं, विचलन कोण के मान क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनमें से बैंगनी प्रकाश की किरण जो है, बैंगनी प्रकाश की किरण सबसे ज़्यादा झुक जाती है और जो लाल रंग के प्रकाश की किरण है वो सबसे कम झुकती है। इन 7 अवयवी रंगों के क्रम की जो पट्टी बनती है या बैंड बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम है, तो मैंने आपको बताया था श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद अपने अवयवी 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब ये जो वर्ण विक्षेपण के कलर्स होते हैं, आप ध्यान रखिए, इसका एक सिस्टम बनाया हुआ है। ये क्या होते हैं, विबग्योर फॉर्म में होते हैं। विबग्योर, नीचे विबग्योर, नीचे वी फॉर वायलेट। तो ये क्या होता है, बैंगनी। फिर आता आई, आई है इंडिगो के लिए, इंडिगो मीन्स क्या है, जामुनी। बी फॉर क्या है, ब्लू के लिए आया है, ब्लू कैसा है, नीला है। जी फॉर ग्रीन के लिए आया है, ग्रीन कैसा है, हरा है। वाई फॉर येलो के लिए आया है, येलो कौन सा कलर है, पीला है। ओ फॉर ऑरेंज के लिए आया है, ऑरेंज कौन सा कलर है, नारंगी है। और आर फॉर रेड के लिए आया है, रेड क्या है, रेड है, लाल कलर है। इस प्रकार से श्वेत प्रकाश अपने 7 अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। इसकी बेटा डिटेल में इसे मैंने अभी संक्षिप्त को पढ़ाया है, 10th स्तर से पढ़ाया है। 12th स्तर में आप इसे और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये अलग अलग कोणों से ये प्रकाश की जो किरणें हैं वो विचलित हो जाती हैं, झुक जाती हैं। उसका रीजन भी आपको पता वह है प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ए प्रिज्म। तो देखिए अपवर्तन की घटना क्या होती है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब प्रिज्म क्या है, प्रिज्म एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 अपवर्तक तिरछे पृष्ठों के बीच घिरा हुआ होता है। ठीक है, इसे मैं आपको एक इसके सहायता से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसे आप देख सकते हैं, इधर वाले जो इसके पार्ट हैं, इस टाइप की जो संरचना है, ये प्रिज्म है। तो इसे आप अगर इसमें चित्र में देखना चाहें तो इसका ये प्रिज्म मैंने बनाया है, प्रिज्म है ABC। ध्यान से देखिएगा। अब आप देखिए इसके जो A और B, A और C, ये दोनों पृष्ठ हैं, ये कैसे अपवर्तक पृष्ठ हैं। ये बीच में जो कोण है वो कहलाएगा प्रिज्म कोण A। ये बेटा 2 अपवर्तक पृष्ठों के बीच गिरा हुआ है। समांगी पारदर्शी माध्यम के उदाहरण के रूप में समझ लें, जैसे क्या होता है, कांच। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर प्रकाश का अपवर्तन 2 बार होगा।
एक बार प्रकाश की किरण आप समझ रहे हैं, सबसे पहले प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाएगी, एक बार अपवर्तन, और दोबारा प्रकाश की जो किरण है वो कांच से वायु में आएगी, तो एक बार फिर से अपवर्तन होगा। तो सबसे पहले पीई जो है, पीई ये है आपकी आपतित किरण, हमने लिख दिया पीई क्या है, आपतित किरण है। तो आपतित किरण जब वायु से कांच में जाती है तो आप समझ रहे हैं विरल माध्यम से किस में जा रही है, सघन माध्यम में जा रही है। तो ये आपतन बिंदु हो गया, इस पर हमने एक अवलंब बना दिया एन डैश। अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की जो किरण है वो अवलंब की ओर झुक जाती है, तो ये डायरेक्शन है आपतित किरण की, यहाँ पर पी आपतित किरण है तो, और ये वाला अवलंब है, ये आपका क्या अवलंब है, तो ये क्या हुई, अवलंब की ओर झुक गई, ये अवलंब की ओर झुक गई, और ये वाली जो किरण कहलाई आपकी ईएफ को हम कहते हैं अपवर्तित किरण। ईएफ यहाँ पर बेटा ये वाली जो ईएफ है ये कैसी है, ईएफ है अपवर्तित किरण। अब यहाँ पर इधर आधे पार्ट को हम समझते जाएं, एन डैश अवलंब है और पीई आपकी क्या, ये आपतित किरण है। तो ये जो कोण हो गया, ये वाला कोण अवलंब और आपतित किरण के बीच में, ये हो गया स्मॉल आई यहाँ पर हो गया आपतन कोण। इसी प्रकार से ये अपवर्तित किरण है और ये है अवलंब, इनके बीच का जो कोण हो गया वो आपका हो गया स्मॉल आर, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। अब इसके बाद देखिए ईएफ, ये अपवर्तित किरण कहलाई। अब प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश की किरण कांच से प्रवेश किसमें करेगी, वायु में, यानी सघन माध्यम से किसमें जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी। तो देखो बेटा यहाँ पर देखें, फिर हमने एक पुनः अवलंब बनाया जिसका हमने नाम रख दिया पी डैश। अब मैंने, आप जानते हैं, जानकारी में आपकी है, ये जो एंगल ऊपर दिखा रहे हैं और ये एंगल दिखा रहे हैं, ये क्या हो गया, 90 हो गए, क्योंकि हमने तल पर क्या बनाया, अवलंब बनाया है। तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यहाँ पर कांच से जब ये वायु में जाती है, तो आपको पता है अवलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। आप समझने का प्रयास करें, ये किरण का ये मार्ग है और ये अवलंब से क्या हुई, दूर हट गई, और अवलंब से दूर हटने के बाद ये एफएस के रूप में बाहर निकली। तो एफएस हमारी क्या है, निर्गत किरण। तो पीई कहलाई आपतित किरण, ईएफ कहलाई अपवर्तित किरण और एफएस कहलाई निर्गत किरण। अब यहाँ पर अवलंब और निर्गत किरण के बीच का जो कोण है, ये कोण है आपका स्मॉल ई, तो स्मॉल ई यहाँ पर क्या होगा, निर्गत कोण। और डेल्टा, इसे जो प्रिज्म का कोण है जिसे हम कहते हैं ए यहाँ पर क्या है, प्रिज्म का कोण है। अब आप देखिए, अगर हम आपतित किरण पी को आगे बढ़ाएं और निर्गत किरण एफएस को पीछे हटाएं, तो इनके बीच बनने वाला जो कोण है, ये कोण कहलाता है विचलन कोण, और इस विचलन कोण को हम क्या मान लेते हैं, डेल्टा मान लेते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार से कांच के प्रिज्म के द्वारा, या हम कह सकते हैं प्रिज्म के द्वारा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब इसमें आगे क्लास में आप पढ़ेंगे, 10th में एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, केवल आपकी मेमोरी के लिए ध्यान रखिए। अगर हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तन निकालना चाहें तो स्नेल का नियम लगाते हैं, एन बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर, और ये एन बराबर आता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 साइन ए बाई 2। डेल्टा एम जो है, डेल्टा को हमने विचलन कोण माना, यहाँ पे डेल्टा एम है जो, ये कहलाता है न्यूनतम विचलन कोण या अधिकतम विचलन कोण। इसको डेरिवेशन को आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। वह है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। आप लोग जानते हैं थोड़ा, ये चूंकि शरीर का एक अंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और अंगों का अध्ययन हम क्या करते हैं, जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान में इसको देने का जो मेन कारण है वो आप समझ सकते हैं, इसमें जो लेंस होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब को बनने की जो घटना है लेंस के द्वारा, वो हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसे इस चैप्टर में रखा गया है, इस पोर्शन को फिजिक्स में रखा गया है। तो इसमें आप देखिए, जैसा आप जानते हैं हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं,
आँख है। पहली मैं आपको बताऊँ, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्री जो है वो कौन सी? आँख है। तो इसकी आज मैं आपको इसके प्रमुख भाग बताऊंगा और प्रमुख भागों के क्या कार्य हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, इसके जो प्रमुख भाग हैं उनके कार्यों को समझना महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक ये क्या है? दृढ़ पटल है। मैं भारी वाले से ही बात कर रहा हूँ। ये श्वेत और अपारदर्शी परत होती है और इसका कार्य क्या है? नेत्र गोला होता है, उसके ये सुरक्षा कवच का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? सुरक्षा कवच का। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसके आगे देखिए, एक उभरा हुआ जो भाग है वो क्या होता है? कार्निया होता है। तो इसी कार्निया के द्वारा, इस भाग के द्वारा प्रकाश जो है वो नेत्र लेंस में क्या करता है? प्रवेश करता है। इसी कार्निया के द्वारा प्रकाश नेत्र लेंस में प्रवेश करता है। अब आप देखिए, एक यहाँ पर क्या है? एक आपका जो दिया गया है वो आपका दिया गया नेत्र तारा, जिसे हम पुतली कहते हैं। तो पुतली का कार्य क्या है? यह प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को एक प्रकार से क्या करता है? सीमित करता है। जब प्रकाश एक प्रकार से प्रकाश में जाते हैं, प्रकाश ज्यादा होता है, तो ऐसा होने पर क्या होता है? ये क्या होता है? छोटी हो जाती है अपने आप। और जब अंधेरा होता है, प्रकाश की मात्रा ज्यादा भेजनी होती है, तो ये अपने आप क्या होती है? बड़ी हो जाती है। तो ये अपने आप मतलब आकार को बड़ा करके या छोटा करके प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को एक प्रकार से सीमित करता है। ये इसका कार्य हो गया। और आगे बढ़े हम, इसके बाद आप देखिए अगला जो हमने बताया हुआ है नेत्र लेंस। तो नेत्र लेंस इसका जो है वो सबसे प्रमुख भाग है। नेत्र लेंस प्रमुख, सबसे पहले आप देखिए नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है। इसका जो नेत्र लेंस की प्रकृति होती है वो अभिसारी लेंस की भांति होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस का जो कार्य है, यहाँ पर जो लेंस है उसका कार्य क्या है? ये कार्य, इसका जो कार्य हम समझ सकते हैं लेंस के द्वारा, जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसके द्वारा ही प्रतिबिंब बनता है। अब आप देखिए, एक मैंने बताया रेटिना। रेटिना क्या? रेटिना जो है ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या करता है? ये पर्दे का कार्य करता है। यानी जब प्रकाश कार्निया से होकर नेत्र लेंस पर पड़ता है और नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो कहां पर बनाता है? रेटिना पर बनाता है। वास्तव में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? उल्टा होता है। लेकिन अनुभव के आधार पर जो प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है वो कैसा दिखाई पड़ता है? सीधा दिखाई पड़ता है। नेत्र की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, जैसा हम सभी लोग जानते हैं बेटा, जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं, किताब हमारे काफ़ी नज़दीक होती है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। और बहुत दूर आसमान में हम देखते हैं चांद, सितारे, सूरज, बहुत ज़्यादा दूरी की वस्तुओं को भी हम देख लेते हैं। अब क्या कारण है कि हम पास की वस्तु को भी स्पष्ट देख लेते हैं, दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख रहे हैं? नेत्र के अंदर, आँख के अंदर आप जानते हैं एक लेंस होता है, जिस लेंस की प्रकृति जो होती है, नेचर जो होता है वो कैसा होता है? अभिसारी लेंस होता है, जिसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। और नेत्र लेंस की ये विशेषता होती है, यह आवश्यकता के अनुसार अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेता है। और आवश्यकता के अनुसार अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करने की जो क्षमता है उसी को आँख की क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। अब किस प्रकार से ये आँख की समंजन क्षमता, किस प्रकार से हम कह सकते हैं फोकस दूरी को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, जिसे हम आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। थोड़ा आप ध्यान दीजिए बेटा, ये लेंस अगर हम देख रहे हैं, इस साइड पर ध्यान देंगे, ये लेंस कैसा है? ये मोटा लेंस है और ये पतला लेंस है। जो लेंस मोटा होगा, मोटा लेंस होने पर उसकी फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। और पतला लेंस होने पर फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। सॉरी, पतला लेंस होने पर उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अधिक होती है। मोटा लेंस होने पर फोकस दूरी कम होगी और पतला लेंस होने पर फोकस दूरी क्या होगी? अधिक होगी। अब ये जो हमारा उत्तल लेंस होता है नेत्र में, ये बेटा मांसपेशियां होती हैं।
उनके द्वारा एक प्रकार से क्या होता है, लटका हुआ रहता है। जब हम दूर की वस्तुओं को देखते हैं, आपने देखा होगा, तो हम आँख पर किसी भी प्रकार का कोई जोर नहीं लगाते हैं, बहुत आसानी से देख लेते हैं। तो उस स्थिति में क्या रहता है, लेंस जो है, लेंस की जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो अधिक रहती हैं, और वक्रता त्रिज्याएं अधिक रहती हैं तो वक्रता त्रिज्या अधिक रहने की वजह से लेंस क्या होता है, पतला रहता है, और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे हम दूर की वस्तुओं को देख लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो मांसपेशियों में थोड़ा सा क्या होता है, तनाव लगाते हैं, और तनाव लगाने पर क्या होता है, ये जो लेंस है ये मोटा हो जाता है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वक्रता त्रिज्या कम हो जाने पर इसकी फोकस दूरी क्या होती है, कम हो जाती है, और फोकस दूरी कम होने पर ये पास की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख लेता है। क्लास 12th में प्रकाश वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में किस प्रकार से संबंध होता है। एक फार्मूला दिया है, वो फिलहाल अभी 10th में नहीं है। केवल आप इतना समझ लें कि अगर लेंस मोटा है फोकस दूरी कम, और लेंस पतला है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अब आपका क्या होता है, एक नेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु को, निकट की वस्तु को देखने की एक निश्चित दूरी होती है, जिसे हम एक प्रकार से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, जिसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। और ये जो 25 सेंटीमीटर वाला बिंदु है इसे निकट बिंदु कहते हैं। इसी प्रकार से जो नेत्र है उसका दूर बिंदु जो है वो कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है, जिससे हम अनंत की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख लेते हैं। वो दृष्टि दोष से संबंधित है, यानी आँखों पर, नेत्रों पर चश्मा लगाने की जो आवश्यकता होती है वो दृष्टि दोष के कारण होती है। दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, और दृष्टि दोष का जो कारण है वह आँख की समंजन क्षमता का एक प्रकार से कम हो जाना, समंजन क्षमता को खो देना, जिसके कारण दृष्टि दोष होते हैं। दृष्टि दोष दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। इनमें सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं निकट दृष्टि दोष क्या होता है। सबसे विशेष बात आप याद रखिएगा, इसमें जैसा इनका नाम है उससे अपोजिट टाइप का है। जैसे आपको निकट दृष्टि दोष है तो ऐसा नहीं है कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, ये उल्टा है। आप सुने, निकट दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसका जो कारण है, इसका कारण ये है निकट दृष्टि दोष का, जो निकट दृष्टि दोष का कारण अगर समझना हम चाहें तो इसका ये है, इसमें जो सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है वो क्या होता है, अनंत पर ना होकर कुछ नजदीक आ जाता है, जिसके कारण से ये दोष उत्पन्न होता है। इस दोष का जो कारण है वह कारण, तीन कारण में हम कह सकते हैं। सबसे पहला हम कह सकते हैं जो नेत्र लेंस होता है जिसके द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाया जाता है। नेत्र लेंस कैसा हो जाता है, नेत्र लेंस हो जाता है, हम कह सकते हैं नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, या हम कह सकते हैं इसकी जो वक्रता है वक्रता बढ़ जाती है। और इसका जो तीसरा कारण मान लें उसमें हम कह सकते हैं नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो तीन कारण निकल के आते हैं जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम कह सकते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। दूसरा इसका कारण जो है मैंने आपको बताया वक्रता का बढ़ जाना, और वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी अपने आप ही कम हो जाती है। और तीसरा मैंने आपको बताया नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब आप चित्रों के आधार पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखिए, सबसे पहली स्थिति में हम आपको दिखा रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष का जो सही पोजीशन है, निकट दृष्टि दोष की जो सही पोजीशन है उसके चित्र को हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप देखिए दूसरी स्थिति में क्या होता है, इसका जो
बिंदु, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर समान नेत्र का दूर बिंदु जो बिंदु है वो अनंत पर ना होकर कहाँ पर आ गया, नजदीक आ गया, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर आ जाने के कारण ये जो प्रतिबिंब नेत्र लेंस के द्वारा बनाया गया वो रेटिना पर बनकर क्या ना बनकर कुछ पहले ही बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है, जिससे वस्तु हमें कैसी धुंधली दिखाई देती है। इस दोष के निवारण के लिए हम प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का, क्योंकि हम जानते हैं अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है। और अवतल लेंस के प्रकाश की किरणों को फैला देने के कारण इनका जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाता है, प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष का क्या होता है, निवारण हो जाता है। आगे दूसरे प्रकार का जो दोष है उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका जो कारण है, इसका कारण ये है कि इसका समान नेत्र का जो निकट बिंदु है वो क्या होता है, कुछ दूर हट जाता है। दूर हट जाने के कारण ये दृष्टि दोष होता है। अब इसमें क्या होता है, जब दूर हट जाता है, दूर हट जाने के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से क्या बनता है, बाहर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। और रेटिना पर ना बनने के कारण ये जो है आपका दोष उत्पन्न होता है। अब इसके निवारण के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, इसके निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, जिसके कारण उत्तल लेंस जब समय में हम प्रयोग करते हैं तो उत्तल लेंस के प्रयोग करने पर ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब पुनः जाके रेटिना पर ही बन जाता है और ये वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अगर हम निकट दृष्टि दोष के लिए देखें तो ओडेस जो पोजीशन दिखाई गई है, ओडेस दिखाई गई है समान नेत्र का दूर बिंदु, और ओ इसमें जो शो किया गया है वो प्रदर्शित करा निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु। इसी प्रकार से अगर हम दूर दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें एन समान नेत्र का निकट बिंदु है और एन जो है वो दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु है।